So in this class, we will start new topic, that is classification of magnetic materials. So based on the magnetic properties, materials can be classified into three categories. तो जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल्स की, उनके बेसिस पे हम मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, सेकंड इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, and third is ferromagnetic materials. So before we discuss in details about these materials, so first we will discuss some important terms which will be useful to understand about these materials. तो उसमें भी सबसे पहले मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू. So what is magnetic permeability? It is the ability of a material to permit the passage of magnetic field lines through itself. यानी कोई मटेरियल अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने देगा, तो दैट इज इंडिकेटेड बाय म्यू. तो अगर किसी की म्यू ज़्यादा है तो उसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर सकती है, किसी का म्यू कम है तो उसमें से फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कम पास कर पाएंगे. फॉर वैक्यूम इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट. And for some medium it is denoted by mu. और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. इसके अलावा भी एक टर्म होती है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. तो किसी मीडियम की जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी से म्यू आर, तो ये होगी म्यू अपॉन म्यू नॉट, यानी परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. तो म्यू अपॉन म्यू नॉट, it is known as relative magnetic permeability of a medium with respect to vacuum. So this is magnetic permeability. फिर सेकेंड टर्म में भी intensity of magnetization.
It is denoted by capital I, and this is a vector quantity, या फिर हम इसको सिंपली मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते हैं, और सिंपली मैग्नेटाइजेशन. तो सपोज अगर हम किसी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, let a material is kept in some external magnetic field, then this magnetic field magnetizes this material. So when a material is placed in some external magnetic field, then that magnetic field magnetizes the material. तो मान लो जब हमने इस मटेरियल को इस फील्ड में रखा, तो ये मटेरियल जो है ये मैग्नेटाइज हो गया, यानी यहाँ पर इस पे पोल्स डेवलप हो गए. सपोज यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो गया और यहाँ पे साउथ पोल. इसकी लेंथ अगर मान लो एल है, एंड सपोज द पोल स्ट्रेंथ इज स्मॉल एम, तो फिर इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. Now this material is magnetized in the direction of magnetic field, but the material may also be magnetized in the direction opposite to the direction of magnetic field. तो कोई भी केस हो सकता है. तो हमने यहाँ पे ले लिया कि जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है. तो फिर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, तो ये होती है बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम. So intensity of magnetization is defined as magnetic moment induced per unit volume. और मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ एल, एंड वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ एल. अगर मान लो इसका ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो फिर इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ. एल से एल कैंसिल हो गया तो आ जाएगा एम अपॉन ए. So intensity of magnetization is also defined as pole strength developed per unit area. So intensity of magnetization is defined as magnetic moment induced per unit volume. Or it may also be defined as pole strength developed per unit
area of cross section. When a material is placed in some external magnetic field. बेसिकली जो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई मटेरियल कितने हद तक मैग्नेटाइज हो सकते हैं. तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड. It represents the ability of a material to get magnetized when placed in some external magnetic field. कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा या कितना कम खुद को मैग्नेटाइज कर सकता है जब उसको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी एम्पियर पर मीटर, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की होती है यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के मीटर क्यूब, तो फिर आ जाएगा एम्पियर पर मीटर. सो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इसके बाद भी थर्ड टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स. मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग force H. So we denote it by capital H, and this is also vector quantity. ये जो quantity है अभी basically this represents the ability of a magnetic field to magnetize the material. यानी जो H है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की एबिलिटी को इंडिकेट करेगा. जो I था भी ये, तो I indicates the ability of this material to get magnetized, और जो H है वो इंडिकेट करेगा एबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल, सॉरी दिस मैग्नेटिक फील्ड. So this magnetic intensity, it represents the ability of magnetic field magnetizing a material. Basically, it is the characteristic of the source producing magnetic field. It is the characteristic of the source producing magnetic field.
ये हमें सोर्स के करेक्टरिस्टिक को बताएगा, एंड इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट वेयर द फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ point where the magnetic field is produced. तो इसको समझने के लिए सपोज ये कोई एक सोलेनॉइड है हमारे पास, सपोज दिस इज एयर सोलेनॉइड, यानी इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके अंदर एयर है अभी। Suppose some current I flows through it. We let us take current by small I, because by capital I we have taken intensity of magnetization. तो मान लो अगर इसमें कुछ करंट I फ्लो कर रहा है ऐसे, and if n is the number of turns per unit length, तो फिर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सपोज बी नोट इस तरफ होगा भी, फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल। तो बी नोट की वैल्यू होगी म्यू नोट एन आई। तो ये जो क्वांटिटी है अभी म्यू नोट को छोड़ के, यानी एन इंटू आई, सो दिस क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो फिर यहाँ पे एच की वैल्यू हो जाएगी एन इंटू आई। तो अभी सपोज यहाँ पे अंदर एयर है इसकी, सो दिस इज एयर सोलेनोइड। नाउ सपोज दिस सेम सोलेनोइड, सेम वायर इज wrapped over some medium। अब यहाँ पे अंदर हम एयर की बजाय कोई मीडियम ले लेते हैं, इसकी परमेबिलिटी सपोज म्यू है, and if we wrap the same wire in the same way on this material, and if we flow the same current through it, then again magnetic field will be produced in this direction। लेकिन अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, उसका फार्मूला हो जाएगा म्यू इंटू एन आई। अब यहाँ पर म्यू नॉट की बजाय आ जाएगा म्यू एन आई। तो पहले यहाँ पे एयर था या वैक्यूम था, तो वैक्यूम की परमिएबिलिटी म्यू नॉट होती है। अब यहाँ पे कोई मीडियम आ गया और मीडियम की परमिएबिलिटी मान लो म्यू है, तो फिर म्यू नॉट को रिप्लेस कर देंगे म्यू से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड नाउ बिकम्स म्यू इंटू एन आई, और ये जो क्वांटिटी है एन आई, सो दैट रिमेन्स सेम। तो एच की वैल्यू इस केस में भी कितनी होगी, एन इंटू आई के इक्वल होगी। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो वो तो बदल गया, पहले जो मीडियम नहीं था और अब मीडियम आ गया, तो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पहले से बदल गया। लेकिन जो एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू यहाँ पे भी एन आई है और एच की वैल्यू यहाँ पे भी एन इंटू आई के इक्वल है। So basically H depends upon the characteristic of the solenoid, not on the medium between the solenoid। कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा
So it depends on the source producing magnetic field and independent of point where the magnetic field is produced. तो इसके अंदर कौन सा मीडियम है कौन सा नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करेगा. तो एच की वैल्यू दोनों केस में सेम होगी. तो यानी इसका मतलब एच की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट अपॉन म्यू नॉट. अगर वैक्यूम के अंदर है या किसी मीडियम में है तो फिर एच की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन म्यू. और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें आपस में 2/1 कर दें भी अगर तो यहाँ से बी अपॉन बी नॉट आ जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर. तो म्यू आर इज ऑल्सो इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट. तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मान लो किसी किसी करंट कैरिंग वायर या किसी भी सोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे बी नॉट है और फिर अगर यहाँ पे मैं कोई मीडियम रख दूँ तो फिर इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी एंड बी अपॉन बी नॉट विल बी इक्वल टू म्यू आर. तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं अभी. ठीक है. वेयर म्यू आर इज म्यू अपॉन म्यू नॉट. So this is intensity of, sorry, this is magnetic intensity और magnetizing force. और इसकी जो यूनिट होगी एच की तो एच की यूनिट भी वही होगी जो आई की होती है यानी एम्पियर पर मीटर. सो यूनिट ऑफ एच दैट इज एम्पियर पर मीटर. और जो एच है भी इसकी यूनिट ये तो होती है एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है ओरेस्टेड इन सीजीएस सिस्टम. अब एक बार इनमें आपस में क्या रिलेशन होती है वो देख लेते हैं अभी. तो देखो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट होती है टेस्ला इन एसआई सिस्टम और बी की यूनिट होती है गॉस इन सीजीएस सिस्टम और एच की यूनिट एसआई सिस्टम में एम्पियर पर मीटर और एच की यूनिट ओरेस्टेड इन सीजीएस सिस्टम. ये हम कर चुके हैं अभी कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला. अब ओरेस्टेड और एम्पियर पर मीटर इनमें क्या रिलेशन होती है अभी. टेस्ला और गॉस में तो हमें मालूम है रिलेशन. तो लेट्स सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पियर पर मीटर एंड ओरेस्टेड. तो इसके लिए भी जैसे एच का फार्मूला होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट. तो अगर हम सपोज इसको ऐसे देख लेते हैं अभी. जैसे मान लो किसी वायर में इनफाइनाइट वायर में
कोई करंट आई फ्लो कर रहा है अगर, तो इसका डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अगर हम करंट को 1 एम्पियर ले लें और आर को ले लें 1 मीटर, तो किसी डिस्टेंस आर पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फार्मूला ये होता है भी μ0/4 पाई 2I/आर। और अगर वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 10⁻⁻7 इंटू 2, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, आर की वैल्यू 1 मीटर, तो आएगा 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ये तो हो गया अभी एसआई सिस्टम में। और अगर इसी को लगाएं हम सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो फिर आएगा 2I/आर। और जो भी करंट होता है, करंट की यूनिट जो होती है सीजीएस सिस्टम में, तो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एंड 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट, तो ये होता है 10 एम्पियर। तो फिर यहाँ से 1 एम्पियर हो जाएगा 0.1 EMU ऑफ करंट। तो करंट यहाँ पे 1 एम्पियर है, यानी सीजीएस में 0.1 हो जाएगा। और आर की वैल्यू 1 मीटर है, तो सीजीएस में 100 सेंटीमीटर। तो यह आएगा भी 2 × 10⁻³ गॉस। और फिर इन दोनों से आ जाएगा 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। अगर दोनों को इक्वेट करो, अगर दोनों को, बिकॉज दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड सेम वायर की वजह से हैं सेम पॉइंट पे, अगर दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ से भी 1 गॉस इक्वल टू आएगा 10⁻⁻4 टेस्ला। ये तो हमें पहले से मालूम है। अब अगर हम यहाँ पे सपोज एच की वैल्यू निकालेंगे एसआई सिस्टम में, तो एच की वैल्यू होगी B/μ0। तो ये आएगा I/2 पाई आर। आई की वैल्यू 1 एम्पियर, आर की वैल्यू 1 मीटर, तो आएगा 1/2 पाई एम्पियर/मीटर। और अगर सीजीएस सिस्टम में निकालें एच की वैल्यू, तो सीजीएस सिस्टम में बी होता है भी 2I/आर। अब यहाँ पर μ0 तो है नहीं है, तो सीजीएस सिस्टम में एच और बी दोनों की वैल्यू सेम होती है, न्यूमेरिकली बोथ आर सेम, दैट इज 2I/आर। और वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ फोरेस्टेड। देखो ये एच और बी दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, बट न्यूमेरिकली ओनली दोनों सेम है सीजीएस सिस्टम में। और फिर अगर दोनों को इक्वेट करो, इसको और इसको, तो यहाँ से आएगा 2 × 10⁻³ फोरेस्टेड इक्वल टू 1/2 पाई एम्पियर/मीटर। इसको उस तरफ ले जाओ, तो अब यहाँ से सॉल्व करके आएगा 1 फोरेस्टेड इक्वल टू
10 की पावर 3 upon 4 pi, that is approximately 80 ampere per meter. So this is a relation between Oersted and ampere per meter. तो अभी न्यूमेरिकली इसका मतलब ये है कि 1 गॉस is numerically equal to 1 Oersted. But otherwise H and B are different units. We can't say that 1 Gauss is equal to 1 Oersted. Only numerically both are same. और ये रिलेशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं भी जैसे H की वैल्यू होती है B नॉट अपॉन म्यू नॉट. तो अगर CGS में हम लगा दें इसको तो H की वैल्यू अगर 1 Oersted है और B 1 Gauss and म्यू नॉट इज 4 pi into 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर और फिर 1 गॉस को पुट कर दें 10 की पावर -4 टेस्ला. तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 80 एम्पियर पर मीटर. सो 1 Oersted इज इक्वल टू 80 एम्पियर पर मीटर. ठीक है. एक ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी जो हमने पहले स्किप कर दिया था व्हेन वी वर डूइंग दिस असाइनमेंट. पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 11. The magnetic field intensity H at the center of circular loop of radius r carrying current I EMU. यानी हमने यहाँ पे H की वैल्यू निकालनी है CGS सिस्टम में और CGS सिस्टम में H और B न्यूमेरिकली सेम होती हैं. तो अगर हम B की वैल्यू निकाल लें CGS सिस्टम में देखो B होता है सेंटर ऑफ सर्कल पे म्यू नॉट I अपॉन 2R. इसको अगर हम 4 पाई से मल्टीप्लाई करें और 4 पाई से डिवाइड करें तो फिर CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. तो फिर B आ जाएगा 4 पाई I अपॉन 2R इन CGS सिस्टम. और CGS सिस्टम में B और H न्यूमेरिकली सेम होते हैं. सो H इज आल्सो इक्वल टू 4 पाई I अपॉन 2R. तो आ जाएगा 2 पाई I अपॉन R Oersted. बस फर्क ये होता है कि B की यूनिट CGS में गॉस होती है और H की यूनिट Oersted. तो फिर इसका आंसर आ जाएगा A. So now let us discuss about these materials. So first we take diamagnetic materials. तो अभी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनके एटम या मॉलिक्यूल का अपना कोई इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं होता. सो दीज आर द मटेरियल्स in which individual atoms or molecules do not possess
any net magnetic moment of their own। तो जिनमें इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल का अपना कोई खुद का कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, तो दीज मटेरियल्स आर नोन एज diamagnetic materials। So uh, then overall material will also have no net magnetic moment। So then overall material will also have no net magnetic moment। इसके एग्जांपल्स हैं भी, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जिंक, क्वार्ट्स, वाटर, अल्कोहल, मरकरी, एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन and all inert gases like helium, neon, argon, etc. So these are the diamagnetic materials। अब इसके बाद अभी अगर हम इन मटेरियल्स को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तब क्या होगा। तो जैसे मान लो ये कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको हमने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, से बी नॉट में रख दिया इसको। सो व्हेन दीज मटेरियल्स आर placed in some external magnetic field, so these are magnetized in opposite direction to the magnetic field, in opposite direction to the magnetic field। अच्छा, अभी हम जो यहाँ पे कर रहे थे, एक बार थोड़ा और यहाँ पे देख लो। इसमें एक टर्म और होती है अभी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
काई एम। ये टर्म पहले रह गई थी भी, इसको देख लेते हैं एक बार, देन वी कंटिन्यू विद दैट। तो अभी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड, यानी हाउ इजीली a material can be magnetized. It represents how easily a material can be magnetized. और इसका फार्मूला होता है भी I अपॉन H। जैसे हमने किसी मटेरियल पे कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया B नॉट और H, एक ही बात है, H की वैल्यू हो जाएगी B नॉट अपॉन म्यू नॉट। और मान लो ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया, या इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो डेवलप हो गई। तो आई और एम भी एक ही बात है, बस आई होता है एम अपॉन वी, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर इन दोनों का जो रेशियो है भी आई अपॉन एच, तो दैट इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इसमें आई और एच दोनों की यूनिट सेम होती है, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। सो काई एम इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो बेसिकली जिस मटेरियल का काई ज़्यादा होगा उसको हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकेंगे, जिसका काई कम होगा उसे हम उसको मैग्नेटाइज करने में थोड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, काई एम इज आल्सो नोन एज वॉल्यूम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, susceptibility, and it is a dimensionless quantity. इसके बाद अभी रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम। रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम। तो मान लो भी कोई एक ये मटेरियल है जो अभी अनमैग्नेटाइज्ड है। नाउ इट इज प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। तो भाई बी नॉट की वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू एच। एंड सपोज दिस मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड in the direction of magnetic field। तो जो मटेरियल है that can be magnetized in the direction of magnetic field or in the direction opposite to the direction of magnetic field। तो that depends on the nature of material। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं they are magnetized in the direction opposite to the direction of magnetic field, in the direction opposite to the direction of magnetic field। तो मान लो ये जो मटेरियल है अभी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो जाता है और इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट एम डेवलप हो जाता है।
Now this magnetic moment M will produce its own magnetic field inside the material, say Bi. तो Bi है भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू induced dipole moment M, due to induced magnetic moment M. तो जो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट M है, तो ये भी अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस करेगा। तो फिर Bi को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और जो Bi की वैल्यू है भी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो I भी इस तरफ ही होता है, इसमें I होता है M अपॉन वॉल्यूम। एंड इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है भी म्यू नॉट। तो Bi की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट इंटू आई। फिर इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है भी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, ये हो जाएगा सम ऑफ दिस टू फील्ड्स, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बी आई। तो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल तो ये हो जाता है बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी आई, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर बी आई अपोजिट में होगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। और बी की वैल्यू होती है भी म्यू इंटू एच, हमने जो यहाँ पे किया था भी। बी की वैल्यू होगी म्यू इंटू एच, यानी बी नॉट होगा म्यू नॉट इंटू एच, और बी की वैल्यू होगी म्यू इंटू एच। where mu is the magnetic permeability of this medium। और फिर तीनों वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पे। तो बी की वैल्यू म्यू एच, बी नॉट म्यू नॉट एच, बी आई म्यू नॉट आई। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय म्यू नॉट इंटू एच। तो फिर आ जाएगा भी तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय म्यू नॉट एच। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर, ये 1 हो जाएगा। और ये आई अपॉन एच, दिस इज इक्वल टू काई। So this is a relation between mu r and chi n. Now let's come back to our this discussion. तो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, then these are magnetized in the opposite direction.
तो इनमें मैग्नेटिक मोमेंट उल्टी डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है, तो फिर इसमें बी आई भी उल्टी तरफ ही इंड्यूस होगा, और फिर जो अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बी नॉट से कम हो जाएगी। बट दे आर वेरी वीकली मैग्नेटाइज्ड, दीज आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये मैग्नेटिज्म ज़्यादा नहीं होता है इंड्यूस, काफ़ी कम होते हैं मैग्नेटाइज ये। तो फिर अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाता है। अब जैसे भी, तो म्यू आर का फार्मूला हमने किया था बी अपॉन बी नॉट। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर कम हो गया तो फिर म्यू आर की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। और अभी हमने रिलेशन देखी, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, तो यहाँ से काई एम आएगा म्यू आर माइनस 1। और अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से कम है तो फिर काई एम नेगेटिव हो जाएगा, तो काई एम की वैल्यू 0 से कम होगी, लेकिन 0 से थोड़ी सी ही कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज स्लाइटली लेस देन 0 ओनली। फॉर एग्जांपल फॉर गोल्ड, तो गोल्ड के लिए काई एम की वैल्यू होती है -3.6 इंटू 10⁻⁻⁵। तो 0 से थोड़ी ही कम है। सो दीज आर वीकली मैग्नेटाइज्ड in the direction opposite to the direction of magnetic field. So now because these are magnetized in the opposite direction, so they are weakly repelled by magnetic field. देखो कैसे भी, मान लो जैसे ये कोई दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ, और हमने इनके बीच में रख दिया कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल। सो दिस इज मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू बी नॉट, ये इस तरफ मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी इसके यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा और इसके यहाँ पे साउथ पोल। अब जो नॉर्थ नॉर्थ है इसमें रिपल्शन होगी भी, और साउथ साउथ में भी रिपल्शन होगी, तो फिर ऐसे घूम जाएगा भी, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये ऐसे घूम जाएगा। सो बिकॉज दीज आर मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही होगी भी, दीज आर वीकली repelled by magnetic fields. So they set their longest axis
perpendicular to the direction of field. तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अभी, तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये ऐसे घूम जाएंगे और घूम के ये कुछ ऐसे हो जाएगा अभी। तो जो ये मटेरियल है ये घूम के ऐसे हो जाएगा, यानी हमने जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है इसको मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के परपेंडिकुलर ये ओरिएंट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन। सेकंड प्रॉपर्टी है भी, अगेन ड्यू टू रिपल्शन these materials tend to move from stronger part of magnetic field to the weaker part. So these materials tend to move from stronger part to weaker part of magnetic field. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम किसी एक बाउल में एक कोई डायमैग्नेटिक लिक्विड ले लें, से वाटर, मरकरी और वटेवर, और फिर अगर एक मैग्नेट पीसेज हम यहाँ पे रख दें इसके नीचे, तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होगा मैग्नेट्स की वजह से, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक होगा, तो फिर ये लिक्विड कुछ ऐसे हो जाएगा भी। तो जो लिक्विड है वो सेंटर से मूव करके यहाँ साइड में चला जाएगा, क्योंकि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और साइड में मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो फिर लिक्विड की सरफेस की शेप कुछ ऐसे हो जाएगी। और अगर हम सपोज मैग्नेट्स को थोड़ा दूर ले जाएं ऐसे, एक मैग्नेट यहाँ रख दूं, अगर एक यहाँ पे रख दें, तो मैग्नेट्स के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और सेंटर पे कम होगा। तो अब जो ये लिक्विड है ये अब ऐसे नीचे की तरफ मूव कर जाएगा फ्रॉम स्ट्रोंगर पार्ट टू द वीकर पार्ट, तो अब इसकी शेप कुछ ऐसे हो जाएगी, बीच में लेवल बढ़ जाएगा, साइड में लेवल कम हो जाएगा, यहाँ पे साइड में लेवल ज़्यादा है और बीच में लेवल कम है। So these materials try to move from stronger part to weaker part of magnetic field. We can take one more example. जैसे अगर हम कोई एक यू शेप की ट्यूब ले लें, और इसमें कोई डायमैग्नेटिक लिक्विड भरा हुआ है, तो इनिशियली लेवल दोनों तरफ सेम होगा, और फिर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दें अगर, तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन यहाँ का लेवल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिक्विड नीचे आ जाएगा और यहाँ पे लेवल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे लिक्विड ऊपर चला जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भी, magnetic field lines prefer not to pass through these materials.
magnetic field lines prefer not to pass through these materials. But this effect is very small. Say 1 in 10 की पावर 5. 10 की पावर 5 लाइन्स में से एक लाइन ऐसी होगी जो इसमें से पास नहीं करना चाहेगी. फॉर एग्जांपल मान लो किसी रीजन में ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं. एंड इफ वी प्लेस ए मटेरियल हेयर, डायमैग्नेटिक मटेरियल हेयर, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे विल प्रेफर नॉट टू पास थ्रू दीज मटेरियल्स, यानी इससे बच के निकलना चाहेंगी, लाइक दिस. बट ये इफेक्ट काफ़ी कम होगा, ओनली 1 in 10 raised to power 5. यानी अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होना चाहेंगी क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है इस करके. इसके अलावा भी इन मटेरियल्स की म्यू आर 1 से कम होता है और काई एम 0 से कम होता है. तो म्यू आर 1 से कम और काई एम 0 से लेस. तो फोर्थ प्रॉपर्टी है भी, देयर ससेप्टिबिलिटी does not change with temperature. It is because induced magnetism is not affected due to random thermal motion of atoms. क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से तो जो एटम्स हैं उनकी रैंडम थर्मल मोशन ही इफेक्ट होती है, जबकि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है वो रैंडम थर्मल मोशन के चेंज होने से इफेक्ट नहीं होता. बट बिस्मथ एट लो टेम्परेचर इज एन एक्सेप्शन. बट बिस्मथ एट लो टेम्परेचर इज एन एक्सेप्शन. इसके अलावा भी जो डायमैग्नेटिज्म है ये सभी सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है, चाहे वो डायमैग्नेटिक हो, चाहे पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो. तो डायमैग्नेटिज्म is present in all substances.
The most exotic diamagnetic materials are superconductors. The most exotic diamagnetic materials are superconductors. These are metals cooled to very low temperature. तो अभी when a material behaves like a superconductor, तो उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, यानी फिर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास नहीं होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो हो जाता है। और फिर जैसे म्यू आर होता है बी अपॉन बी नॉट, तो अगर बी जीरो हो गया तो फिर म्यू आर जीरो हो जाएगा, और फिर म्यू आर होता है 1 + काई एम, तो यहाँ से काई एम आ जाएगा -1। तो उनके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, यानी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाता है, तो फिर अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, एंड नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट्स इनसाइड द सुपरकंडक्टर्स। इसको बोलते हैं मैसनर इफेक्ट, ये हमने पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था भी। इसको बोलते हैं मैसनर इफेक्ट। जब अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, then the material starts behaving like superconductor, and superconductor you can say these are the perfect diamagnetic materials. So the superconductors are perfect diamagnetic materials. So they will be strongly repelled by magnetic field. जो normal diamagnetic material हैं, those are weakly repelled by magnetic field, but these are strongly repelled by magnetic field. And superconductors can be used to make magnetically levitated trains. Magnetically levitated trains. तो वो जो सुपर फास्ट ट्रेन्स होती है, लाइक बुलेट ट्रेन वगैरह, तो उसमें क्या कंसेप्ट होता है कि वो ट्रेन्स ट्रैक पे थोड़ा ऊपर उठ के चलती हैं बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो दे आर रिपेल्ड एंड दे आर स्लाइटली अबव द ट्रैक, तो ट्रैक से टच में होके नहीं चलती, वो ट्रैक से थोड़ा ऊपर चलती है, सो दैट्स वाई दे कैन ट्रेवल विद हाई स्पीड, तो उनको बोलते हैं मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन्स, क्योंकि जो सुपर कंडक्टर्स हैं दीज आर स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो you can see this, so this is a diamagnetic material and this is a magnet,
So this magnet is repelling this diamagnetic material. और ये सेकंड एग्जांपल है, जैसे नीचे मैग्नेट है और ऊपर ये कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये थोड़ा ऊपर उठ के चल रहा है इससे। ये जो हमने किया था अभी कि जो अपने एक्सिस को वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ओरिएंट कर लेती हैं, तो ये वो वाली चीज़ हो गई। ये पैरामैग्नेटिक था, ये वाटर इज डायमैग्नेटिक, सो वाटर इज आल्सो रिपेल्ड बाय मैग्नेट। So again these are diamagnetic materials which are repelled by the magnets over which they are placed. देखो हल्का हल्का गैप है नीचे। तो जो ट्रेन होती है मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन, तो वो भी थोड़ी हल्की सी ट्रैक से ऊपर रहती है, सो इट कैन ट्रेवल विद हाई स्पीड। तो यू कैन रीड दिस पैराग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी। द मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सुपरकंडक्टर्स। तो इनके लिए काई की वैल्यू -1 और म्यू आर की वैल्यू 0 होती है, एंड दिस इज नोन एज मेसनर इफेक्ट। तो फॉर रनिंग magnetically levitated superfast trains। चलो भी देख लेते हैं अभी। लेट अस सी व्हाट इज द रीजन that why these are magnetized in the opposite direction। तो what is diamagnetism at all, ये होता क्या है अभी, इसको एक बार देख लेते हैं। तो अभी सबसे पहले तो अभी एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो किसी भी एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस वजह से होता है। जैसे मान लो ये कोई एटम है और ये न्यूक्लियस है इसका, and electrons revolve in the atom around the nucleus। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स में आल्सो बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे किसी एक पर्टिकुलर सब शेल के अंदर, तो मान लो जैसे किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इससे एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन से भी इनका एक अपना खुद का भी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट।
और इसके अलावा जो न्यूक्लियस है भी, इसमें जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह हैं, उनका भी अपना एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो दैट वी कैन से न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। तो फिर इन सभी का जो वेक्टर सम होगा, दैट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। तो वेक्टर सम ऑफ all these magnetic moments is the net magnetic moment of atom. And for diamagnetic material, this net magnetic moment is 0. For diamagnetic material, this net magnetic moment is 0. ये रिजल्टेंट पूरा 0 हो जाता है फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसकी वजह से उनका नेट 0 हो जाता है। तो मान लो जैसे किसी हम एक शेल की बात कर लेते हैं, मान लो इस वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से करंट इस तरफ होगा और इसकी वजह से करंट इस तरफ होगा। तो दिस करंट इज क्लॉकवाइज, तो फिर इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ हो जाएगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ, क्योंकि ये करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ हो जाएगा और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो 0 हो जाएगा। और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर वी मान लेते हैं हम, तो बेसिकली इस पे जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। Now what happens when we apply some external magnetic field? तो मान लो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया अब अंदर की तरफ, हमने बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया अंदर की तरफ, तो देखो उससे क्या होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है भी, ये इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो फिर इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, तो जो एडिशनल फोर्स है से एफ प्राइम वो इस तरफ लगेगा, तो फिर नेट फोर्स सेंटर की तरफ कम हो जाएगा, तो नेट फोर्स कम हो जाएगा तो स्पीड भी कम हो जाएगी। सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन 1 एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन 2, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 डिक्रीजेस बिकॉज सेंटर की तरफ नेट फोर्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो फिर इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था वो भी कम हो जाएगा, तो फिर जो एम अंदर की तरफ है वो डिक्रीज कर जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन 2 है भी, इस पे भी वी क्रॉस भी इस तरफ ही आएगा, तो फोर्स इस तरफ लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, तो नेट फोर्स बढ़ जाएगा, नेट फोर्स बढ़ गया तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंक्रीजेस
तो फिर इसका जो एम है, इसकी वजह से जो बाहर की तरफ था एम, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो अब देखो, जो एम बाहर की तरफ था वो इंक्रीज कर गया, जो अंदर की तरफ था वो डिक्रीज कर गया। सो a net magnetic moment appears in the outward direction, or you can say that magnetic moment is induced in the outward direction. So magnetic moment is induced in the outward direction, that is opposite to the direction of magnetic field. So that is diamagnetism, कि जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाते हैं। सो दैट इज डायामैग्नेटिज्म। तो उसमें आप ये देखो, the simplest explanation for diamagnetism is as follows. तो ये लिखा देखो, when magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction slow down and in the opposite direction speed up. यानी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो अंदर की तरफ लगाया, तो जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ है वो स्पीड अप हो जाएगा। तो जिस करके फिर बाहर की तरफ एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस होगा इसमें, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक पेज नंबर 163 पे ये पैराग्राफ है, ये भी पढ़ लेना भी आप लोग। सो रीड दिस पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 163 and also this on page number 192 about diamagnetism. तो अभी नेक्स्ट है अभी paramagnetic materials. So what are paramagnetic materials? So these are the materials in which each individual atom or molecule has a net magnetic moment of its own. तो इसमें हर एटम या मॉलिक्यूल का अपना खुद का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। एग्जांपल जैसे भी एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लिथियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, टंगस्टन, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर क्लोराइड, oxygen, etc. So these are the examples of paramagnetic materials. But in the absence of external magnetic field, these atomic or molecular magnetic moments, these are randomly oriented in different direction, so that net magnetic moment becomes zero. तो अभी नॉर्मल कंडीशन में जब हमने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगा रखा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनका भी जीरो होता है। But when these are placed in some external magnetic field, but when these are placed in some external magnetic field, so these are weakly magnetized in the direction of magnetic field.
जैसे मान लो अगर हमने किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी फील्ड में रखा, सो दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा। तो बी इज ग्रेटर देन बी नॉट। और अगर बी नॉट से बड़ा है तो फिर म्यू आर 1 से बड़ा हो जाएगा, बिकॉज म्यू आर इज बी अपॉन बी नॉट। और फिर काई होता है बी म्यू आर -1। और अगर म्यू आर 1 से बड़ा है तो फिर काई एम की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। तो 0 से थोड़ी ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एल्यूमिनियम काई एम की वैल्यू होती है अराउंड 2.3 इंटू 10⁻⁻5। तो यानी 0 से थोड़ी सी ही ज़्यादा होती है, बिकॉज दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड। मतलब ज़्यादा नहीं होते, बस थोड़े से ही होते हैं मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं भी वो सारी डायमैग्नेटिक से बिल्कुल अपोजिट हैं। तो फर्स्ट है, these are weakly attracted by magnetic field. They set their longer axis parallel to the magnetic field. क्योंकि तो when these are placed in some external magnetic field, so they are magnetized in the direction of magnetic field. यानी यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा और यहाँ पे साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगी, और ऐसे यहाँ पे भी नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगी। सो दे सेट देयर लॉन्गर एक्सिस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड है भी, these materials tend to move from weaker to stronger part of magnetic field. जैसे हमने वो बॉल वाला एग्जांपल लिया था अभी, एक बॉल में अगर हम कोई पैरामैग्नेटिक लिक्विड ले लें और अगर मैग्नेट्स को ऐसे रखें तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होगा, तो फिर लिक्विड नीचे आ जाएगा जैसे। तो शेप ऑफ लिक्विड कुछ ऐसे हो जाएगी। और अगर मैग्नेट्स को दूर ले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड अब साइड्स में स्ट्रोंगर हो जाएगा और सेंटर पे वीक हो जाएगा। तो जो लिक्विड है वो अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाएगा, तो उसकी शेप कुछ ऐसे हो जाएगी। एंड सिमिलरली जो यूट्यूब वाला एग्जांपल था, अगर ये पैरामैग्नेटिक लिक्विड है और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो यहाँ का लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ का लेवल कम हो जाएगा। तो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ का लिक्विड ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे लेवल कम हो जाएगा। अब ये और देख लो भी ये मैग्नेटाइज किस तरह से होती हैं। बेसिकली व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें जो ये
स्मॉल स्मॉल डाइपोल मूवमेंट्स होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इन पे टॉर्क लगाता है और इन पे टॉर्क लगा के इनको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है भी, वो इन स्मॉल स्मॉल डाइपोल्स को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। लेकिन जो रैंडम थर्मल मोशन है वो इनको डिसअलाइन करने की कोशिश करती है। तो फिर बिकॉज ऑफ दिस अलाइनमेंट these materials acquire a net magnetic moment in the direction of applied magnetic field। और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि अलाइनमेंट कितना हुआ है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ अलाइनमेंट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है वो अलाइनमेंट की वजह से होता है इंड्यूस। अच्छा, इसके अलावा जो डाया मैग्नेटिज्म है वो यहाँ पे भी होता है। तो बिकॉज ऑफ डाया मैग्नेटिज्म डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। बट यहाँ पे अलाइनमेंट का इफेक्ट ज़्यादा होता है, यानी पैरामैग्नेटिज्म का इफेक्ट ज़्यादा होता है। सो वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ डाया मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे जो फिर जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है अभी, दैट इज बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट डाइपोल मोमेंट्स। इसके अलावा भी जो अगली प्रॉपर्टी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ डायामैग्नेटिक do not prefer to pass through these materials, but here magnetic field lines prefer to pass through these materials. मतलब अगर कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और वहाँ पे अगर हम कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दें, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसमें से पास करना प्रेफर करेंगी। मतलब कोई फील्ड लाइन जो बाहर की तरफ से जा रही होगी, तो दैट विल आल्सो टेंड टू पास थ्रू these materials like this। But again that effect is very small, 1 in 10 raised to power 5। मतलब 10 की पावर 5 लाइन्स में से एक लाइन ऐसी होगी जो इसमें से पास करना प्रेफर करेगी, और बाकी जैसे जा रही थी वैसे जाएंगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंक्रीजेस। इसके बाद अभी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इनकी ससेप्टिबिलिटी पे, तो उसके रिगार्डिंग वी हैव क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म, that is for paramagnetic materials। And according to this law, intensity of magnetization यानी कैपिटल I
is directly proportional to the external magnetic field is directly proportional to the external applied magnetic field and inversely proportional to the temperature. And inversely proportional to temperature. तो दैट इज ऑब्वियस बिकॉज अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से रैंडम थर्मल मोशन बढ़ेगी एंड दैट विल ट्राई टू डिसअलाइन द मोलिक्यूल्स. तो मोलिक्यूल अगर डिसअलाइन होंगे तो फिर मैग्नेटिज्म जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी जो कैपिटल आई है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बट जो बी नोट है भी वो होता है म्यू नोट एच के बराबर. तो म्यू नोट तो कांस्टेंट है तो यहाँ से हम पर ये भी लिख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी. और अगर एच को नीचे ले आओ तो आई अपॉन एच प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी. फिर आई अपॉन एच होता है भी काई. तो काई एम इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टेम्परेचर. एंड इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा सी एंड सी इज नोन एज क्यूरीज कांस्टेंट. So this is Curie's law in magnetism. अगर हम काई एम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाएं मतलब टेम्परेचर वर्सेस वन अपॉन काई एम तो ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन बिकॉज वन अपॉन काई एम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और अगर आई वर्सेज एच अपॉन टी ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ देखो शुरू शुरू में तो स्ट्रेट लाइन होता है बट बाद में ये ग्राफ ऐसे हो जाते हैं. उसका रीजन ये है कि जब हम मान लो एच बढ़ाएंगे या टेम्परेचर कम करेंगे तो दोनों से ही आई की वैल्यू बढ़ेगी और आई की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि अलाइनमेंट ज़्यादा होगी. बट एक टाइम आएगा जब सारे मोलिक्यूल अलाइन हो चुके होंगे यानी सैचुरेशन आ जाएगा. जब सारे मोलिक्यूल एक तरफ लाइन हो जाएंगे तो फिर मैक्सिमम मैग्नेटिज्म आ जाएगा. उसके बाद एच अपॉन टी की वैल्यू को बढ़ाने का फायदा नहीं होगा. फिर आई की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी. यानी एट वेरी हाई फील्ड एट वेरी हाई फील्ड और एट लो टेम्परेचर मतलब एच ज़्यादा हो जाए या टी कम हो जाए तो दोनों से रेशियो बढ़ेगा ये. और एट लो टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन यानी आई मैग्नेटाइजेशन रिचेस मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि जब सारे मोलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गई तो उसके बाद फिर फर्दर इंक्रीज इन मैग्नेटाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. इसको बोलते हैं सैचुरेशन.
तो magnetization reaches maximum value and becomes saturated. तो जो क्यूरी लॉ है that is verified experimentally provided h upon t is not too large. ये जो इक्वेशन है अभी, so this is verified experimentally. तो क्यूरी लॉ is verified experimentally provided h upon t is not too large. जब h upon t की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ग्राफ विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन और फिर ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी. इसके बाद अभी मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स क्या होते हैं. What are magnetic thermometers? So these are the thermometers which are used to measure very low temperature. So these are thermometers used to measure very low temperature, even less than 1 Kelvin. By measuring the susceptibility of paramagnetic substances. By measuring susceptibility of paramagnetic substances. So these are magnetic thermometers. इसके बाद अभी ferromagnetic substances. So these are the materials in which individual atom or molecule has a non-zero net magnetic moment of its own, like in paramagnetic materials. तो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह यहाँ पे भी इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल का अपना खुद का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है. बट अगेन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट हेयर आल्सो इज जीरो. इसके एग्जांपल्स हैं भी आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, and a number of their alloys. And what about their properties? तो इनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो पैरामैग्नेटिक की तरह ही है. बस डिफरेंस ये है कि these materials shows the same properties to a greater extent. So they show all the properties of paramagnetic substances, but to a greater extent.
but to a greater extent. Like these are strongly attracted to magnetic fields. पैरामैग्नेटिक हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, एंड दीज आर strongly attracted to magnetic field. These are strongly magnetized when placed in some external magnetic field. These are strongly magnetized when placed in some external magnetic field. और इनके लिए म्यू आर और काई एम की वैल्यू 1 से काफ़ी बड़ी होती है. और टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है अभी? With rise in temperature, susceptibility of these materials decreases. और अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, then at a certain temperature they change over to paramagnetic materials. They change over to पैरामैग्नेटिक्स. यानी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाती हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर उससे ज़्यादा या उतना हो जाए, देन दे चेंज टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर. तो मान लो क्यूरी टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर TC है, तो फॉर T ग्रेटर देन TC दिस बिकम्स पैरामैग्नेटिक. और फिर जैसे पैरामैग्नेटिक के लिए क्यूरीज लॉ था, तो फॉर T ग्रेटर देन TC the Curie's law for this is like this. So chi m is proportional to T, inversely proportional to T minus Tc. So this is Curie's law for ferromagnetic materials for temperature more than transition temperature. So where C is some constant known as Curie's constant. इसके बाद अभी what is explanation of ferromagnetism? And why these are strongly magnetized in the direction of magnetic field? So the explanation of ferromagnetism. अब इसमें की आती है डोमेन थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी, तो इसमें क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो, तो एटम्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स. तो एटम खुद ही अपने आप
आपस में मिलके कुछ रीजन्स यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। तो दीज रीजन्स आर नोन एज डोमेन्स। और एक डोमेन के अंदर अराउंड 10⁻10 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और हर एक डोमेन का साइज होता है करीबन 1000 एंगस्ट्रॉम। तो विद इन ईच डोमेन, तो कुछ ऐसा होता है भी कि विद इन ईच डोमेन ड्यू टू स्पेशल इंटरेक्शन, ड्यू टू स्पेशल इंटरेक्शन called exchange coupling, exchange coupling, all the magnetic moments are aligned in the same direction, are aligned in the same direction. यानी जैसे कोई एक डोमेन है, मान लो ये, तो इसमें सारे के सारे एटम्स वो एक ही तरफ अलाइन हो जाते हैं, सपोज इन दिस डायरेक्शन। So each domain gets strongly magnetized by itself. So each domain gets strongly magnetized by itself, even in the absence of any external magnetic field. Even in the absence of any external magnetic field. तो उसका रीजन होता है ये एक्सचेंज कपलिंग। तो व्हाट इज दिस एक्सचेंज कपलिंग, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आप इसको ऐसे याद रख लो। एक्सचेंज कपलिंग की वजह से कुछ ऐसा होता है कि हर एक डोमेन में जो एटम्स हैं वो खुद ही एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं। जैसे मान लो इस डोमेन में इस तरफ हो गए, इस डोमेन में सपोज इस तरफ हो गए, इसमें इस तरफ अलाइन हो गए, इसमें इस तरफ हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में जो अलाइनमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होगी। तो फिर यहाँ पे भी जो ओवरऑल मटेरियल है उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल कंडीशन में जीरो हो जाएगा, बिकॉज डिफरेंट डोमेन्स आर अलाइंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो फॉर ओवरऑल मटेरियल नेट मैग्नेटिक मोमेंट देयर इज आल्सो zero. Now because different domains are aligned in different directions, so for overall material net magnetic moment is zero. When no external field is applied. When no external field is applied. अब क्वेश्चन ये है कि भी हाउ दीज आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड when we apply some external magnetic field. But when external magnetic field is applied,
तो लेट्स सी हाउ दीज आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड. तो लेट्स सी हाउ दीज आर मैग्नेटाइज्ड. तो यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं अभी. फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन. सो दिस वी कैन एक्सप्लेन इन टू वेज. तो फर्स्ट है भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन्स. जैसे मान लो ये कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और मान लो इसमें ये चार डोमेन्स हैं और मान लो चारों इक्वल साइज की हैं. इसमें अलाइनमेंट मान लो इस तरफ है, इसमें इस तरफ है, इसमें इस तरफ है, इसमें इस तरफ है. तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएगा बिकॉज ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी. नाउ सपोज इफ वी अप्लाई सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो इसमें ये हो सकता है कि मान लो जो जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसका साइज ग्रो कर जाए और बाकी डोमेन का साइज कम हो जाए. मतलब कुछ ऐसे हो जाए अगर. कि जो ये वाली डोमेन है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है इसका साइज बड़ा हो जाए और बाकी डोमेन का साइज कम हो जाए. देन a net magnetic moment is induced in the direction of magnetic field. तो ये तो है भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज. कि जो डोमेन्स की बाउंड्रीज हैं वो डिस्प्लेस हो गई और जो डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है उनका साइज बढ़ गया और बाकी डोमेन्स का साइज कम हो गया. और दूसरा जो मेथड है एक्सप्लेनेशन का दैट इज रोटेशन ऑफ डोमेन्स. कि मान लो जो डोमेन्स हैं वो रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गई. मतलब जो साइज है वो तो वही वही रहा डोमेन्स का बट जो डोमेन्स हैं वो अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गई. तो इन दिस वे दीज आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड. So these are the two explanation of that how these materials are strongly magnetized. इसके बाद अभी टू टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. टू टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो फर्स्ट वन इज सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स and second is hard ferromagnets. तो अभी सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स वो होते हैं कि जब तक हमने फील्ड लगाया हुआ है बाहर से तब तक वो मैग्नेटाइज्ड है और जैसे फील्ड हटा लिया तो दैट मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर्स. तो इन हेयर मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर्स. मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर्स
as soon as external magnetic field is removed. External magnetic field is removed. यानी हमने जैसे ही ये जो बाहर से फील्ड लगा रखा है इसको अगर हटा दिया तो वापस ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे. एंड हार्ड फेरोमैग्नेट्स आर दोज that magnetization persists even after the magnetic field is removed. So here magnetization persists even after the external magnetic field is removed. मतलब कि अगर हम ये फील्ड हटा भी लें तो उसके बाद भी दे रिमेन मैग्नेटाइज्ड, तो फिर ये होंगे हार्ड फेरोमैग्नेट्स. इसका एग्जांपल है जैसे भी सॉफ्ट आयरन, और उसका एग्जांपल है जैसे एल्निको. इट इज अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट etc. So these are two types of ferromagnetic substances. और भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस. तो व्हाट इज हिस्टेरेसिस? तो हिस्टेरेसिस इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सो बेसिकली दिस ये ग्राफ होता है बीच में एक, तो दैट ग्राफ रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स relation between applied magnetic field B or H and applied magnetic field B naught or H and induced magnetic field B or I. तो मान लो भी अगर हम कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लें, हमने कोई पीस ले लिया कि ये फेरोमैग्नेट का, और इस पे हमने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाना शुरू किया बी नोट, और एच की वैल्यू होगी बी नोट अपॉन म्यू नोट, और इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस होना शुरू हुआ आई और एम. और फिर अगर हम आई वर्सेज एच ग्राफ ड्रा करें और इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी हो जाते हैं, तो अगर हम आई वर्सेज एच ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा भी. शुरू में जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यानी शुरू में जब एच की वैल्यू जीरो है तो आई की वैल्यू भी जीरो होगी, और हमने अब एच की वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू किया तो फिर आई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा भी.
और फिर एक टाइम आएगा जब ये जो मटेरियल है ये फुल्ली मैग्नेटाइज हो गया, यानी सारी डोमेन से एक तरफ अलाइन हो गई, तो उस समय आई की वैल्यू होगी मैक्सिमम। उसके बाद अगर एच को बढ़ाते हैं तो एच को बढ़ाने से आई की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आई की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो मान लो यहाँ पे आके सेचुरेशन आ गई, तो हेयर वैल्यू ऑफ आई बिकम्स मैक्सिमम। नाउ सपोज वी स्टार्ट डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच। अब अगर हम एच की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू कर दें तो फिर आई की वैल्यू भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आई की वैल्यू जीरो नहीं होती भाई, तो ग्राफ वापस आता है, तो डिफरेंट पाथ से वापस आता है ये ऐसे। तो व्हेन एच बिकम्स जीरो आई डज नॉट बिकम जीरो, मीन्स सम मैग्नेटिज्म इज लेफ्ट इनसाइड द मटेरियल। जैसे हमने यहाँ बोला था अभी कि what are hard ferromagnets, तो hard ferromagnets are those in which magnetization persists even after the removal of external magnetic field। यानी जब शुरू में एच जीरो था तब तो आई जीरो था, हमने एच को बढ़ाना शुरू किया तो आई भी बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन जब एच को डिक्रीज करना शुरू किया तो आई भी डिक्रीज होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा जब एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी सम मैग्नेटिज्म इज लेफ्ट इनसाइड द मटेरियल। तो ये जो फिनोमेना है भी इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस। तो here I lags behind H. So this phenomena of lagging behind, अब यहाँ पे B भी लिख सकते हैं और यहाँ पे B नोट भी ले सकते हैं। So this phenomena of lagging behind of I, sorry, lagging of I behind H, when a specimen is subjected to magnetization is called hysteresis। तो जब H की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर I की वैल्यू जीरो नहीं होती, यानी सम मैग्नेटिज्म इज लेफ्ट इनसाइड द मटेरियल। सो दिस वैल्यू ऑफ I लेफ्ट, मान लो ये पॉइंट O, ये A और ये B। So this value of magnetism left in the material when H becomes zero, यानी OB, तो this is known as retentivity। retentivity और रेमिनेंस और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इसका रीजन ये होता है कि जब हमने H को जीरो कर दिया तो सभी डोमेन्स वापस डिसअलाइन नहीं हुई हैं, तो सम डोमेन्स रिमेन अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड H। So this is known as retentivity. It is because all the domains are not completely randomized. All the domains
are not completely randomized when H becomes 0. In some domains remain aligned in the direction of applied H. अब मान लो अगर हम H की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, अब अगर H की डायरेक्शन को उल्टा कर दें हम, then some domains now will orient themselves in the opposite direction. और फिर जो डोमेन्स इस तरफ अलाइंड रह गई थी उनको ये कैंसिल कर देंगे और फिर एट सम वैल्यू ऑफ H इन अपोजिट डायरेक्शन I की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो एट सम वैल्यू ऑफ H इन अपोजिट डायरेक्शन से OC, तो I becomes 0. Now if H is reversed, for certain value of H, say OC, in opposite direction, I becomes 0. So this value of OC is known as coercivity or coercive force. In value of H to be applied in opposite direction to make magnetization 0, that is known as coercivity. और फिर अगर हम H को फर्दर इंक्रीज करें इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो फिर कुछ टाइम बाद ये डोमेन्स भी इस तरफ ही अलाइन हो जाएंगी एंड अगेन ऑल द डोमेन्स आर अलाइंड in the opposite direction and we will reach a saturation stage in the opposite direction. So for some value of H in opposite direction, then we will reach a saturation state in opposite direction. और फिर H को डिक्रीज करें तो फिर I डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और जब H 0 होगा तो अगेन सम मैग्नेटिज्म इज लेफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. और फिर H को दोबारा से सेम डायरेक्शन में करें राइट की तरफ, तो अगेन फॉर सम वैल्यू ऑफ H टुवर्ड्स राइट अगेन I 0 हो जाएगा और फिर H को बढ़ाएं अगर हम राइट की तरफ तो अगेन वी विल रीच टू द पॉइंट A. तो वी रीच अगेन सैचुरेशन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन. तो इस तरह से ग्राफ आता है भी ये. तो ये कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा अभी. एंड दिस ग्राफ ABCDEFA, इसको बोलते हैं हिस्टरेसिस लूप. तो दैट इज नोन एज हिस्टेरेसिस लूप. तो अगर मान हम A से स्टार्ट होके वापस A पर आ जाएं, so this will complete one cycle of magnetization and demagnetization. यानी जब A से चल के वापस A पर आएंगे, ABCDEFA तक वापस आएंगे, तो मटेरियल कभी मैग्नेटाइज होगा कभी डीमैग्नेटाइज होगा और जब वापस A पर पहुंच जाएंगे तो दिस कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन.
तो इसके अब कुछ पॉइंट्स हैं, देखो। देखो, जब बार बार जो मटेरियल है, जब बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा, यानी कभी मॉलिक्यूल एक तरफ अलाइन होंगे, कभी मॉलिक्यूल दूसरी तरफ अलाइन होंगे, तो इस तरह से एनर्जी का लॉस होता है भी। तो बाई अलाइनिंग एंड डिसअलाइनिंग the molecules again and again, some energy is spent. So some energy is spent, which appears in the form of heat, which appears in the form of heat. तो जब हम मटेरियल को बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करेंगे, तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, यानी दैट मटेरियल्स गेट हीटेड and energy is spent in that which appears in the form of heat. It is found that area of this loop is proportional to the amount of energy released. And amount of heat liberated is equal to and amount of heat liberated per cycle is equal to per cycle per unit volume. Per unit volume is equal to area of hysteresis loop. मतलब जो लूप है, इसका जो एरिया होगा भी, इसका जो एरिया होगा, so that is equal to amount of heat liberated per cycle per unit volume. अगर हम एरिया अगर यहाँ पे हम बी लेते हैं, जैसे बी, और यहाँ पे एच, तो अगर हम बी एच का एरिया लेते हैं तो वो आएगा हीट एस आई सिस्टम में, और बी की जगह पे अगर आई लेते हैं तो आई एच ग्राफ का जो लूप आएगा, आई एफ सॉरी आई एच ग्राफ के लूप का जो एरिया होगा वो सी जी ए सिस्टम में देगा। तो एरिया ऑफ आई एच लूप ये हमें देगा हीट पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल इन सी जी एस यूनिट, एंड एरिया ऑफ बी एच लूप ये हमको देगा भी हीट इन एस आई सिस्टम। इसके अलावा भी जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ग्राफ है आई वर्सेज एच ग्राफ है वो कहीं पे भी लीनियर नहीं है। सो आई इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एच, जैसा कि हम उसमें बोलते हैं, जो क्यूरीज लॉ है उसमें बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। और इसके अलावा भी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एच, वैल्यू ऑफ आई इज नॉट यूनिक। जैसे अगर मैं कोई एक वैल्यू ले लूँ एच की यहाँ पे, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ एच
there can be two values of I, एक ये वाली और एक ये वाली। वैसे ये वाली भी हो सकती है, बट ये तो एक बार होगी शुरू शुरू में, उसके बाद या तो ये वाली वैल्यू होगी या फिर ये वाली वैल्यू होगी। सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ h, वैल्यू ऑफ I is not unique. It depends upon the previous history of material, कि ग्राफ कहाँ से कहाँ पे आ रहा है। It depends upon previous history of material, कि ग्राफ ए से बी की तरफ जा रहा है ग्राफ, या ग्राफ ई से एफ की तरफ जा रहा है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एच आई की वैल्यू क्या होगी। सो दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हिस्टैरिसीस कर्व। इसके बाद अभी इसके एप्लीकेशन क्या कुछ है हिस्टैरिसीस कर्व के। एप्लीकेशंस ऑफ हिस्टैरिसीस, हमने जो हिस्टैरिसीस को स्टडी किया, इसको स्टडी करने के एप्लीकेशन क्या है। So what are applications? So by studying hysteresis of different materials, we can select a suitable material for a given purpose. For example, मान लो हमने परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम किस मटेरियल को सेलेक्ट करें। तो वी शुड सेलेक्ट सच ए मटेरियल कि अगर एक बार उसमें हम मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दें तो उसका मैग्नेटिज्म आसानी से डिस्ट्रॉय ना हो सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो परमानेंटली मैग्नेट बना रहे। तो इट्स मैग्नेटिज्म शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इजीली। तो फिर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट है भी द मटेरियल शुड हैव हाई रिटेंटिविटी, द मटेरियल शुड हैव हाई रिटेंटिविटी so that magnet formed is strong। रिटेंटिविटी हाई होगी तो वो ज़्यादा मैग्नेटिज्म अपने पास रिटेन कर सकेगा, यानी ओ भी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिज्म वो रिटेन कर पाएगा और फिर वो मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। So the material should have second है material should have high coercivity। बिकॉज कोर्सिविटी क्या होती है, कोर्सिविटी होती है कि वैल्यू ऑफ एच रिक्वायर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड इन द मटेरियल। तो फिर अगर एच की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी ओ सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, कोर्सिविटी अगर ज़्यादा होगी, तो फिर उसके मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होगा। सो द मटेरियल शुड हैव हाई कोर्सिविटी so that its magnetization is not easily destroyed।
by stray magnetic fields, यानी जो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, तो उनके थ्रू इसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय ना हो, बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स और बाय टेम्परेचर फ्लक्चुएशन or by any mechanical damage or due to any mechanical damage, मतलब किसी भी वजह से उनका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय ना हो। और थर्ड रिक्वायरमेंट है भी दैट शुड हैव हाई परमिएबिलिटी, so that it is strongly magnetized when placed in magnetic field, so that it is strongly magnetized and becomes a strong magnet। तो ये तीनों प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। And to make the permanent magnets, steel is a preferred choice। In comparison to soft iron, तो स्टील जो है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन के मुकाबले एक बेटर चॉइस है। हालांकि स्टील की रिटेंटिविटी थोड़ी कम होती है, इट हैज स्लाइटली लेसर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन, but it has much larger coercivity than soft iron। तो अभी अगर हम स्टील और सॉफ्ट आयरन का जो हिस्टैरिसीस ग्राफ है उसको देखें अगर हम, तो स्टील की रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन से थोड़ी कम है, लेकिन इसकी जो कोर्सिविटी है वो इससे काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी एक बार अगर हमने स्टील को परमानेंट मैग्नेट बना दिया तो उसके मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होगा, जबकि यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना आसान होगा। तो रिटेंटिविटी कम होने के बावजूद क्योंकि इसकी कोर्सिविटी ज़्यादा है, तो स्टील इज ए बेटर चॉइस टू मेक दी परमानेंट मैग्नेट। और एग्जांपल इसके लिए हो सकते हैं भी, टू मेक परमानेंट मैग्नेट लाइक कोबाल्ट, एल्निको, टिकोनाल एटसेट्रा। तो ये था भी परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। अब सेकंड है भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं भी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो होते हैं कि दे वर्क एज ए मैग्नेट ओनली व्हेन सम करंट इज पास्ड थ्रू दिस। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं भी, दे अंडरगो रिपीटेड AC cycle of magnetization and demagnetization। So these are the materials
So these are the, you can say, devices which act as magnet only when some current is passed through these. जब तक करंट पास करते रहेंगे तो वो मैग्नेट बने रहेंगे, और जैसे ही करंट पास करना बंद किया तो फिर वो मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे, एंड दे डोंट बिहेव लाइक मैग्नेट. तो भी इन सर्टेन एप्लीकेशंस, in certain applications, the material has to undergo repeated magnetization and demagnetization. Repeatedly magnetization and demagnetization for a long period. एग्जाम्पल जैसे ट्रांसफार्मर कोर, टेलीफोन डायफ्राम्स, तो भी ऐसे ही मटेरियल्स का जो हिस्ट्रेसिस कर्व है वो नैरो होना चाहिए, क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा. बार बार जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगी तो एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, और जो एनर्जी का लॉस है वो इस लूप के एरिया के प्रोपोर्शनल होता है. और अगर ये एरिया कम होगा, यानी अगर ये लूप नैरो होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो फिर एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा. सो दीज मटेरियल्स, फॉर दीज मटेरियल्स, hysteresis curve should be narrow. Hysteresis loop या hysteresis curve should be narrow. So that energy losses are small. और इनकी कोर्सिविटी भी कम होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन की कोर्सिविटी कम होती है ताकि इसका मैग्नेटिज्म आसानी से डिस्ट्रॉय हो सके और ये अपोजिट डायरेक्शन में इजीली मैग्नेटाइज हो सके. So these materials should have high permeability ताकि वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सके, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी.
तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन इज ए बेटर चॉइस देन स्टील, क्योंकि बेशक इसकी रिटेंटिविटी थोड़ी ज़्यादा है बट इसकी कोर्सिविटी कम है, तो फिर इसको इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकती हैं। तो सॉफ्ट आयरन इज ए बेटर चॉइस देन स्टील, although its retentivity is slightly greater than steel, but its coercivity is very low. So it can be easily demagnetized and then magnetized in opposite direction. और सेकंड है भी तो स्टील इज ए बेटर चॉइस देन स्टील, सॉरी सॉफ्ट आयरन इज बेटर चॉइस। इसके अलावा इसका जो एरिया है लूप का वो भी कम है, तो फिर इसमें जो एनर्जी का लॉस है वो भी काफ़ी कम होगा इसके मुकाबले। तो सॉफ्ट आयरन इज ए बेटर चॉइस। इसके अलावा भी द मटेरियल शुड आल्सो हैव हाई रेजिस्टिविटी। Also the material used for this purpose, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, the material should have high resistivity. So that to reduce the eddy currents. तो एडी करंट के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अगर इसमें एडी करंट कम होंगे तो फिर जो एनर्जी का लॉस है आई स्केयर आर, तो आई अगर कम होगा तो फिर एनर्जी का लॉस भी काफ़ी कम होगा। तो फिर इस करके हम क्या करते हैं कि जो when we make the core of transformer, we take the laminated soft iron sheets। तो हम लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की शीट्स लेते हैं। इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से फिर एनर्जी के लॉसेस कम हो जाती हैं। तो अभी इस टॉपिक की हमारी ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है। नाउ यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस। सो दीज आर गिवन
on page number 31 and page number 32. So now you try these questions. Okay, thank you.